हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, वो भी सिर्फ 10 या 15 मिनट में। तो ये एक क्विक रिकैप रिवीजन होगा आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, जिसमें आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखोगे और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग इनके कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझोगे। तो ये जो सेशन है रिकमेंड है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन है। इससे आप पूरा का पूरा चैप्टर नहीं समझ पाओगे। पूरा का पूरा अगर आपको चैप्टर समझना है तो इसको बेसिक से आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरा पूरा वन शॉट वाला वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो वो वन शॉट वीडियो आप लोग देख लेना अगर आप लोग इसको डेप्थ में समझना चाहते हो तो। लेकिन आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड होता है कि क्विक रिवीजन के लिए उन्हें कुछ चाहिए। तो क्विक रिवीजन के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मिनट में 10 से 15 मिनट में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, है ना, एक रिकैप ले सकते हो बेसिकली। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होता है। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब आप लोगों ने सेट्स चैप्टर पढ़ा था, तो मान लो आप लोगों के पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक है P और एक है Q। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो डिफाइन किया जाता है P क्रॉस Q से, जो कि सेट होता है ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P टू Q। मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास P कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3 एंड Q कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है मेरे पास A B C। अब अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो इनको हम एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि 1 2 3 एंड ए बी सी। अब इनके क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। देखो, वन जो हो सकता है, वन का मैपिंग ए के साथ भी हो सकता है, वन का मैपिंग बी के साथ भी हो सकता है, वन का मैपिंग सी के साथ भी हो सकता है। बेसिकली इन्हें रिलेशन बोला जाता है, जो आप रिलेशन में समझोगे। फिर उसी प्रकार से बेटा 2 का मैपिंग ए के साथ भी हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है। उसी प्रकार से 3 का ए के साथ भी हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है। तो अगर मैं अपना पी से क्यू का कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूं तो पी से क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जितने भी ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास 1 ए, फिर मेरे पास आएगा 1 बी, फिर मेरे पास आएगा बेटा 1 सी। तो ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आप लोगों के और 2 बी एंड 2 सी, ये आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें होती है। देखो यहां पे एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? देखो, पेयर का मतलब होता है 2 एलिमेंट्स, है ना। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? जब आपके पास क्या होता है कि फिक्स होता है कि पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो यहां से होगा, पी से होगा, है ना। अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q का मतलब क्या होगा? पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कहां से होगा आपके पास? P से, और Q से क्या होगा आपके पास? सेकंड एलिमेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ये चीज, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट्स। मान लो आप लोगों के पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, 1 बी इज इक्वल्स टू ए बी। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा? पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। आपने 10th या 9th ग्रेड में कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि मान लो आपके पास ये है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास x, y इसके बराबर है। तो उस केस में भी हम इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लेते थे कि x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 3 होगा। फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बोली जाती है कि मान लो आप लोगों के पास दो सेट हैं, एक है a बेटा और एक है b। a सेट में p एलिमेंट्स है, b सेट में q एलिमेंट्स है। तो अगर मैं इनका a क्रॉस b निकालूं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? तो वो बराबर होता है बेटा P इंटू क्यू के। जैसे अगर मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाऊं, यहां पे P के पास कितने एलिमेंट्स है? 3, Q के पास कितने एलिमेंट्स है? 3। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूंगा P क्रॉस Q में, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स, जैसे कि आप इसमें काउंट करके भी देख सकते हो। फिर अगला पॉइंट आप लोगों के पास आता है कि अगर आपके पास ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा आपको इनफाइनाइट सेट देगा। आखिरी में आप लोगों को एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लो ये सिर्फ दो सेट्स के लिए नहीं होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ दो सेट्स के लिए नहीं होता है, ये 3 सेट्स के लिए भी अवेलेबल होता है। तो उसमें इसी तरीके से होता है, अगर आपने 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, पहला वाला पहले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे से, और तीसरा वाला तीसरे से बिलोंग करेगा। इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर, 2 का पेयर, ट्रिपलेट का 3 पे 3 सेट्स एक साथ, 3 एलिमेंट्स जब एक साथ आते।
फिर बात करते हैं इस चैप्टर में रिलेशन की। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है विच इज रिलेशन। रिलेशन कहीं और से नहीं आया, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है। तो अगर मेरे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर दूं, उनके ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कोई रिलेशन लगा दूं, जैसे अगर मैं अपने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आऊं, है ना, मान लो एक काम करते हैं, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास P कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3। Q कोई सेट है बेटा जिसके एलिमेंट्स है आपके पास 4, 5, 8 मान लो, या 4, 6, 9 मान लो। ये आपके पास कार्टेशियन दो सेट्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके पॉसिबल पेयर्स बनाए। पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं 1, 4, फिर बनेगा 1, 6, फिर बनेगा, एक काम करो दो ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, 1, 6, फिर बनेगा आपके पास 2, 4, 2, 6, फिर बनेगा हमारे पास 3, 4 और 3, 6। तो ये इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका बना सकते हैं, है ना। ये क्या है आपके पास P क्रॉस Q, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहां पे एक रिलेशन डिफाइन कर दूं, मैंने कहा है क्या कि मान लो मेरे पास कोई रिलेशन है, मेरे पास कोई रिलेशन है जिसके जो एलिमेंट्स है, जिसमें क्या है x, y, जो दो एलिमेंट्स होंगे आपके पास, जो दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो यहां पे एक रिलेशन है कि y जो होगा वो x+2 के बराबर होना चाहिए, और x जो है दैट शुड बिलोंग्स टू P, और y जो है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, Q से बिलोंग करना चाहिए। तो अब इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें y जो होगा x+2 के बराबर होगा। तो क्या अगर इसमें मैं 1+2 कर दूं तो क्या मुझे 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मैं इसमें 1+2 कर दूं तो क्या मुझे 6 मिलेगा? नहीं। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स उस रिलेशन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं 2 में 2 ऐड कर दूं तो क्या मुझे 4 मिलेगा? 2 में अगर मैं 2 y इज इक्वल्स टू x+2, हाँ, है ना। तो अगर मैं 2 में 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4। और यहां पे भी क्या है आपके पास, y का वैल्यू 4। तो अगर मैं यहां पे 2 में 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। बट यहां पे क्या है? 6। तो क्या ये उसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये वाला रिलेशन, ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका इस वाले रिलेशन का पार्ट है। तो इस रिलेशन के अंदर जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आया आपका, वो क्या आया? 2, 4। क्योंकि जब मैं इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर अगर मैं 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करूंगा तो 6 मिलेगा। तो बस इन सभी सेट्स में से, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में से यही एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन को डिफाइन करता है, और यही आपका रिलेशन होता है। तो रिलेशन कुछ अलग नहीं है, रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पार्ट होता है जिसमें आप कुछ कंडीशंस लगा लेते हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, रिलेशन क्या है? बेसिकली रिलेशन जो है वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट जिसमें आप लोगों ने कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी है ना, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। रिश्ता भी तो बनाना है ना। यहां पे तो देखो बहुत सारे लोगों की फौज है, ये इसके साथ रिश्ता बना रहा है, ये इसके साथ रिश्ता बना रहा है, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं, मुझे ये सारे रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे वो रिश्ता चाहिए जो अटूट है, जो पक्का है। तो आपने कंडीशन लगा दी कि वो रिश्ता चाहिए मुझे जो पक्का है। तो वो कंडीशन क्या है? यहां पे ये है। तो ये रिलेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही भाग होता है। ठीक है। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट्स को समझूं तो आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। आपके पास यहां पे एक टर्म आएगा डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है बेटा, आपके पास कोई भी रिलेशन है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट, मान लो आपके पास P क्रॉस Q का कोई रिलेशन है आपके पास, है ना, कोई रिलेशन है आपके पास P क्रॉस Q का। तो P के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका, इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। तो अगर मैं इस वाले रिलेशन का डोमेन बताऊं तो इस वाले रिलेशन का जो डोमेन है वो कितना होगा बेटा? 2 होगा। फिर बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है बेटा? रेंज होता है किसी भी रिलेशन का, ध्यान से सुनना, किसी भी रिलेशन का सेकंड एलिमेंट जो होता है वो आपका रेंज होता है। और एक और टर्म होती है आपके पास कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है बेटा आप लोगों के पास जो आपका दूसरा वाला सेट है, जो आपका दूसरा वाला सेट है, यानी कि क्यों, उसके सारे एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। तो यहां से आप लोगों को एक बात पता चलेगी, रेंज हमेशा जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन रहता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे पढ़ूं तो ये मैं कोडोमेन भी बता चुका था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अच्छा, अब आप लोगों के पास एक और चीज है। मान लो आप लोगों के पास कोई सेट है
P कोई दूसरा सेट है Q, P के पास कितने एलिमेंट्स है बेटा 3, Q के पास कितने एलिमेंट्स है 2, है ना। अब अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो इनके कितने क्रॉस प्रोडक्ट, इनके कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब आपको पता है कि जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे, जितने भी रिलेशन होंगे सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ जाएगा आपके पास, जितने भी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है इसके सबसेट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर p इंटू क्यू, यानी कि इस केस में हो जाएगा 2 की पावर 6। तो इतने आपके पास इसमें क्या बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, रिलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। फिर लास्ट में आता है आप लोगों के पास फंक्शन। बेटा फंक्शन क्या होता है, अब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन था, अब उस रिलेशन के अंदर फंक्शन आता है। तो फंक्शन क्या होता है, अ रिलेशन f from set A to B is said to be a function if every element from set A has one and only one image in set B। देखो समझो, इसको ध्यान से समझो। मान लो आप लोगों के पास कोई रिलेशन है, मान लो आप लोगों के पास कोई ये है A B C, ये P है बेटा, ये Q है। तो अगर देखो P के, अगर आपने एक रिलेशन बनाया है, रिलेशन बनाया है P क्रॉस Q का, P क्रॉस Q का आपने एक रिलेशन बनाया, तो P के जो एलिमेंट्स होंगे, Q के जो एलिमेंट्स होंगे बेटा, उन एलिमेंट्स को बोला जाएगा इमेज, और Q के जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे बेटा, प्री इमेज, प्री इमेज कहलाएंगे। अब आपको क्या करना है कि P का एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। P के एलिमेंट का अगर सिर्फ एक इमेज है, अगर एक, हर एक एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये जो पहला वाला सेट है इसके हर एक एलिमेंट का 1 का 2 का और 3 का, तीनों का सिर्फ एक इमेज है, सिर्फ एक इमेज है, एक इमेज है, तो ही वो फंक्शन, तो ही वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मतलब समझो, अगर मैं इनको बनाने की कोशिश करूं तो 1 A और ये बनेगा 2 C और ये बनेगा आपके पास 3 B, है ना। तो ये क्या है, ये एक रिलेशन है, और यही रिलेशन आपका क्या है, फंक्शन भी है। यही रिलेशन क्या है, आपका फंक्शन भी है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक एलिमेंट का एक इमेज है। लेकिन अगर मैं आपके पास दे दूं 1 2 3 और यहां पे मैंने दे दिया A B C, अब एक एलिमेंट के अगर दो इमेज हुए, एक एलिमेंट के अगर दो इमेज हुए तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फिर अगर मान लो आप लोगों के पास ऐसा है 1 2 3 और यहां पे है आपके पास A B C, इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है और इसका ये वाला भी, या ये वाला पार्ट हटा दो, है ना। इन दोनों एलिमेंट्स का एक एक इमेज है, लेकिन तीसरे वाले का इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, यहां पे 3 का इमेज नहीं है ना। तो ऐसे सेट्स, ऐसे रिलेशंस आपके फंक्शंस तब कहलाते हैं जब एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है बेटा। और अगर आपके पास कोई फंक्शन जो सिर्फ रियल फंक्शंस पे, रियल नंबर्स पे डिफाइन किया जाता है, उनको बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब इन रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर आपके पास कुछ ग्राफ्स भी हैं इस चैप्टर में, तो सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके ग्राफ आप लोगों को समझने। जैसे पहला फंक्शन है आप लोगों के पास आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि आपके पास fx इज इक्वल्स टू x। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। इसका डोमेन और रेंज दोनों के दोनों रियल नंबर्स होते हैं। अब मैंने अपने वन शॉट वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया है आपको कि डोमेन एक्चुअल में होता क्या है, रेंज एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से इसका डोमेन और रेंज रियल नंबर होगा। तो उसको आप अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो वन शॉट वीडियो जरूर देखना। फिर आपके पास आता है कांस्टेंट फंक्शन, जो कि होता है fx इज इक्वल्स टू c। अब आप डोमेन कोई भी रियल नंबर डालो, आपके पास रेंज जो है, आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा, एक कांस्टेंट नंबर ही निकलेगा, वही आपका रेंज है। अगर मैं रेशनल फंक्शन की बात करूं, जो कि होता है 1/x, तो रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसा, और आपको पता है x की मैं कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बस जीरो नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूज में से आपको बस जीरो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। उसी प्रकार से रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रियल वैल्यू में से आपको जीरो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसके आगे अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, बट यहां पे आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसा, इसका डोमेन होता है एनी रियल नंबर, रेंज होता है 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बस। अगर मैं क्यूबिक फंक्शन की बात करूं तो ऐसा इसका ग्राफ होगा, डोमेन और रेंज इसका रियल नंबर होता है।
कैसे बनते हैं ये ग्राफ, अगर डिटेल में जानना है तो वन शॉट वीडियो देखना। फिर आपके पास 3 फंक्शन और होते हैं। पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन, जो कि होता है मॉड ऑफ एक्स, जो कि आपकी नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बना देता है। तो ये फंक्शन डिफाइन होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x के बराबर होगा, और x अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव x के बराबर। इसका ग्राफ होता है ऐसा, डोमेन एंड रेंज इसकी ये होती है। फिर आता है आपके पास सिग्नम फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है 1 अगर x 0 से बड़ा है, 0 अगर x 0 के बराबर है, और -1 जो कि x से कम है। ये बेटा मॉड्यूलस से ही निकल कर आता है। कैसे निकल कर आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये एक क्विक रिकैप सेशन है, बस आपका ब्रश अप कर रहा है कॉन्सेप्ट्स को। तो इसका ग्राफ होता है ऐसा, डोमेन और रेंज ये होता है। ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ग्राफ बनता है ऐसा। इसमें मैंने इसकी डोमेन और रेंज नहीं लिखी है, कमेंट सेक्शन में मुझे ग्रेटेस्ट फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन और रेंज आप लोग बताओगे, ठीक है। अब एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स वो इसके बराबर होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स वो इसके बराबर, एफ एक्स इंटू जी एक्स इसके बराबर, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स वो इसके बराबर, है ना। तो अब कुछ सवालों को कर लेते हैं फटाफट से। कहते हैं कि अगर कोई सेट है ए, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसको आप ऐसे भी बोलते हो रिलेशन ऑन ए। अगर आपके पास एक ही फंक्शन में रिलेशन को डिफाइन किया जाता है तो उसको आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो रिलेशन ऑन ए से। अब रिलेशन क्या दिया गया है बेटा, ये रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और यहां पे x क्या है, पहला वाला एलिमेंट, और y सिर्फ a पे ही रिलेशन डिफाइन है ना। तो इसका जो रिलेशन बनेगा बेटा वो क्या बनेगा आपके पास, अच्छा उसने बोला एरो डायग्राम से बनाओ, तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 हो जाएगा। दूसरा भी क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। उसने बोला अगर x 1 होगा तो y 2 होगा, x 2 होगा तो y 3 होगा, x क्योंकि +1 करना है ना तो y क्या हो जाएगा +1। इस तरीके से आप एरो डायग्राम से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है, आप बोलोगे भैया 6 वाला तो छूट गया क्योंकि इसका आंसर आएगा 6 में 1 ऐड करोगे 7, 7 तो इसका पार्ट नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन है। अब आपको इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी निकालना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन हो जाएगा इसका 1 2 3 4 और 5 जो वैल्यूज आपने इनपुट दी हैं, जो वैल्यूज आपने इनपुट दी है, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज हो जाएगा इस रिलेशन का कि जो आपके पास आउटपुट आया है 2 4 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, कोडोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, पूरा का पूरा ये सेट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। चलो ए के एलिमेंट्स दे रखे, बी के एलिमेंट्स दे रखे, नंबर ऑफ रिलेशन बताने आपको ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, जितने एलिमेंट्स इसमें हैं जितने एलिमेंट्स इसमें है तो 2 की पावर 4 इतने, ठीक है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक एलिमेंट का एक इमेज है, एक एलिमेंट का एक इमेज है। देखो बेटा 2 का इमेज क्या है 1 है, 3 का इमेज भी क्या है 1 है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस, मतलब एक ही एलिमेंट का दो एलिमेंट के सेम इमेज, ऐसा पॉसिबल है ना। आपके पास पहला वाला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए तो ये फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं 2 का इमेज है 2 और 2 का ही एक और इमेज है 4, तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। 2 का एक एलिमेंट है 2 और 2 का ही एक और इमेज नहीं होना चाहिए। 2 और 3 का सेम इमेज हो सकता है लेकिन 2 के दो इमेज नहीं हो सकते, तो वो फंक्शन नहीं होगा। एक का इमेज है 2, 2 का इमेज है 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, तो ये भी क्या है आपके पास फंक्शन है, एक एलिमेंट का एक इमेज। अब आखिरी सवाल है, इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, इसको आप मान लोगे y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है अगर मैं डोमेन निकालना चाहता हूं तो मुझे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और आपको पता है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहां पे अपना ग्राफ बनाऊं तो आपको बस ये देखना है इसका ब्रेकअप पॉइंट कौन सा है, एक -3 है और एक 3 है। तो अगर आप देखोगे इससे पहले आप कोई भी वैल्यू उठा लो, -2 -4 उठाओ, -5 उठाओ, तो चेक करो कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूं, तो 3 -5 इंटू 3 -5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 इंटू -5
2, तो ये कितना आ रहा है -16 आ रहा है। क्या वो 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो यहां पे आपका फंक्शन डिफाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे ही यहां पे भी नहीं करेगा। इसके आगे की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं, 0 लेके देखो, 0 लेके देखो, तो 3 इंटू 3 क्या आएगा? 9। वो इस रिलेशन को, वो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, इसका जो यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो -3 से ग्रेटर देन होगी और 3 से क्या होगी? छोटी होगी। तो यही क्या होगी? इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास? जो x की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यानी कि -3 से 3 के बीच में। अब अगर मैं बात करूं बेटा रेंज की, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपके पास? रेंज हो जाएगा आपके पास वही सेम इक्वेशन है, आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो ये हो जाएगा 9 - x²। अब मैं अगर x को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 9 - y²। तो फिर दोबारा से x हो जाएगा आपके पास 9 - √y²। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से भी y की वैल्यू जो होगी, y की जो वैल्यू होगी वो यही आएगी, -3 से 3 के बीच में। लेकिन आपको पता है y क्या है? इसके बराबर है। तो y कभी भी क्या होता है? अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव, y कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अंडर रूट मतलब y का वैल्यू क्या है? अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो वो नेगेटिव नहीं होगा आपके पास, है ना। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को पता चल गया कि y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी। तो इसका जो रेंज होगा आपके पास, इसका जो रेंज होगा आप लोगों के पास, वो हो जाएगा बेटा 0 से लेके 3 के बीच में। बाकी मैंने वन शॉट वीडियो में ना इनका ग्राफ बना के बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो क्या डोमेन है क्या रेंज है, तो आप इनका ग्राफ से समझ सकते हो, है ना। सो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून। कमेंट सेक्शन में बताना सेशन कैसा लगा।